तो ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम मेनली मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन पे ध्यान देंगे। तो मैनेजमेंट में जब भी मैनेजमेंट आता है, ठीक है, तो फोर्थ ईयर में पता है क्या होता है मैनेजमेंट में, हमेशा इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई भी मैनेजमेंट पूछे, सीधा ये नहीं कि सर्जरी, मेडिसिन, ये ड्रग, वो ड्रग, लोड़ा से कुछ नहीं, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन से चालू करना है। ठीक, तो जितने भी केसेस हैं पीएच के, ठीक है, उन सबको सबसे पहले तो एडमिट करना है। ठीक, एडमिट करने के बाद उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है। ठीक, और फिर उसका लैब टेस्ट करना है। लैब में जो भी हम टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट में मेनली हम क्या क्या चीज़ें ध्यान देंगे, तो एलएफटी कराना जरूरी है, क्योंकि लीवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे उसी से पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें, एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल, सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करेंगे, जो कि मोर देन 1.1 अगर है तो फिर है ना। प्लेटलेट काउंट अगर लेस देन 1 लाख है तो ठीक है। एलडीएच, एलडीएच से क्या कंफर्म होता है, हीमोलाइसिस, जब हीमोलाइसिस हो जाता है ना आरबीसी का, तो इसका लेवल बढ़ जाता है। और क्या है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर जब चेक करेंगे तो उसमें सिस्टोसाइट दिखेगा। तो ये सब हेल्प सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। इसके अलावा फंडल एग्जामिनेशन, क्या फंडल एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, रेटिनल कोई पैथी है, रेटिनोपैथी के लिए जानने के लिए ये करेंगे। अब क्या है, ये सब चीज़ें हमने टेस्ट जो भी करी हैं, तो हमने क्यों करी, चेक फॉर बीपी। उसके बाद क्या करेंगे, बीपी चेक करेंगे, अगर मोर देन 160 है तो। एंड ऑर्गन डैमेज है तो इसके लिए हम लोग करेंगे, है ना। और अगर ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो सही पता चलेगा। प्रेजेंट अगर ये है तो सीवियर प्रीक्लेम्सिया है, ठीक है, और अगर एब्सेंट है तो माइल्ड क्लेम्सिया है, प्रीक्लेम्सिया है ना। प्रीक्लेम्सिया में हमने माइल्ड और सीवियर देखा था, ठीक है, तो वो सब इससे पता चलेगा। अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे इनका, तो सीवियर वाले को एडमिट रखेंगे और माइल्ड वाले को हम लोग ओपीडी बेसिस पे हम लोग ट्रीट करेंगे। डेफिनेटिव जो मैनेजमेंट है, ये हमेशा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही होता है। इसमें हम लोग इंडक्शन कराएंगे, लीवर को इंड्यूस कराएंगे और फिर बच्चे को डिलीवर करेंगे। तो कंडीशन क्या क्या है, कैसे 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 हम लोग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे। तो अगर माइल्ड प्रीक्लेम्सिया है, माइल्ड प्रीक्लेम्सिया में, ठीक है, तो 37 वीक के पास हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। सीवियर अगर है तो 34 वीक में कर देंगे। इक्लेम्सिया अगर है, इम्पेंडिंग इक्लेम्सिया अगर है, हेल्प सिंड्रोम अगर है, और पीआईएच विद फीटल डिस्ट्रेस है, पीआईएच विद एब्रेप्शन है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो ये जो जितने हैं, ठीक है, इतने इन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएट, मतलब जब हमें पता चलेगा तभी हम लोग क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे प्रेगनेंसी को, चाहे जो भी जेस्टेशनल एज हो, हमें कोई लेना देना नहीं क्या जेस्टेशनल एज है, 34 है कि 35 है। अब अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन है तो 37 से 38 वीक पे, और अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज प्रीक्लेम्सिया है तो 37 वीक पे, ठीक है। ये हो गया टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब अगर मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग पीआईएच की, तो मॉनिटरिंग किन लोग ही करते हैं, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो भी होंगी उनको ही करेंगे। फीटल मॉनिटरिंग कब से चालू कर देंगे, 32 वीक पे, ये हमने जेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी देखा था हमने। फीटल मॉनिटरिंग टेस्ट में क्या क्या करते हैं, डेली फीटल मूवमेंट काउंट करेंगे, ठीक है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, बायोफिजिकल स्कोर चेक करेंगे, यूएसजी फॉर फीटल ग्रोथ चेक करेंगे, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमने उसमें भी देखा था जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, उसमें भी हम लोग करते ही हैं। अगर माइल्ड प्रीक्लेम्सिया है तो हम लोग डेली करेंगे, तो ये सारे टेस्ट ये डेली करेंगे, नॉन स्ट्रेस वीकली करेंगे, बीपीएस वीकली करेंगे, यूएसजी फॉर फीटल ग्रोथ 3 हफ्ते में एक बार करेंगे, और अम्बिलिकल आर्टरी एक बार करा ही लेना कम से कम, ठीक है। सीवियर प्रीक्लेम्सिया में फीटल जो भी काउंट है वो हम लोग डेली करेंगे, और एनएसटी जो है वो हम लोग अल्टरनेट डे पे करेंगे, एक दिन छोड़ के, और बीपीएस जो है वो हम लोग अल्टरनेट डे पे करेंगे, और अल्ट्रासोनोग्राफी जो कराएंगे फीटल ग्रोथ के लिए वो हम लोग 2 हफ्ते में एक बार कराएंगे, ठीक है। और जो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर जो है वो हम लोग करा लेंगे, जरूर कराएंगे, ठीक है। अब अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर को ही हम लोग डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा, कि इसमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी पीआईएच के अंदर, यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी के अंदर, ठीक है। तो फाइंडिंग्स क्या है कि सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक रेशियो ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी इज
मोर देन और इक्वल्स टू 3, ठीक है। एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो, रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो, तो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो एंड वही था इसमें अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर में जो ग्राफ था, उसमें हमें क्या दिख रहा था, एक डिप दिख रहा था, ऐसे करके आता था और फिर ऐसे करके ऐसे एक डिप दिख रहा था, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते थे डायस्टोलिक डिप। तो ये जो चीज़ है ये अगर है तो नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सेंट है, एक में एब्सेंट हो जाता है तो ये नहीं दिखता है, और एक में रिवर्स हो जाता है। रिवर्स में मतलब नीचे चला जाता है, ठीक है। मतलब एक लाइन है, इसके नीचे चला गया, ये रिवर्स हो गया ऐसे, ठीक है। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे कराएंगे, तो अगर अम्बिलिकल आर्टरी का S/D रेशियो अगर है 3 से ज़्यादा या इक्वल, तो 37 वीक पे हम लोग टर्मिनेट करा देंगे। और अगर एब्सेंट है तो हम लोग 33 से लेके 34 वीक में टर्मिनेट करा देंगे प्रेगनेंसी। और अगर रिवर्स है तो हम लोग 31 टू 32 वीक के अंदर टर्मिनेट करा देंगे प्रेगनेंसी, ठीक। अगर अब देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड प्री एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया विदाउट सीवियर फीचर्स, ठीक है। सीवियर फीचर क्या क्या है, 2 ही फीचर है, क्या, एक होता है एंड ऑर्गन डैमेज, ठीक है, और एक होता है या तो नमनी हो जाएगा, ठीक। तो ओपीडी बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे उस हिसाब से। तो क्या अप्रोच है, बीपी मॉनिटरिंग करेंगे दिन में कम से कम 2 बार, ठीक है। फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, चालू कर देंगे 32 वीक पे, ठीक है। एजुकेशन ऑन साइन एंड सिम्टम, जो भी मतलब साइन और सिम्टम होते हैं इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया के, वो हम पेशेंट को बताएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट एंटी हाइपरटेंसिव चालू कर देंगे अगर मोर देन 160/110 बीपी अगर है तो, ठीक है। ये ACOG के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, मतलब अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी। और अगर मोर देन 150/100 है या फिर लेस देन 160/110 है तो हम लोग ओरल ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, यहाँ पे IV ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, ठीक है। और ये नीस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नो रोल ऑफ, अब क्या क्या चीज़ का कोई रोल नहीं है मतलब यहाँ की ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो एक तो एस्पिरिन हो गया, बेड रेस्ट हो गया, सेल्फ रिडक्शन हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये माइल्ड या फिर सीवियर प्रीक्लेम्सिया में इनका कुछ खास रोल नहीं है, ठीक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 34 वीक में करा देंगे, ठीक है, वही है। अब मैनेजमेंट ऑफ सीवियर प्रीक्लेम्सिया, वो तो था विदाउट सीवियर प्रीक्लेम्सिया या फिर माइल्ड, ठीक है। तो अगर सीवियर प्रीक्लेम्सिया है, ठीक, तो उसमें कैसे कराएंगे, तो ट्रीट करेंगे इन पेशेंट, मतलब एडमिट करके, तो लैब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और फंडल एग्जामिनेशन कराएंगे जरूर, ठीक है। अब ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं तो कैसे चालू कर रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट जरूर देंगे ताकि सीजर्स को हम लोग बचा सकें, सीजर्स ना आए। एंटी हाइपरटेंशन देंगे क्योंकि बीपी जाता है, जिससे इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी ना हो, ठीक। कोर्टिकोस्टेरॉइड भी देंगे, ठीक है। पहली डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड की दे देंगे, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, लंग मैच्योर के लिए हम लोग देते हैं अगर 34 वीक से पहले की बात है तो। अब क्या इवेल्युएट करेंगे कि इमरजेंसी कंडीशन है कि नहीं है, ठीक है। अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो क्या होगा, तो टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को, ठीक है। पहली डोज दे देंगे किसकी, कोर्टिकोस्टेरॉइड की हम लोग पहली डोज दे देंगे, उसके बाद हम लोग टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। किस किस में, हेल्प सिंड्रोम में, अगर हेल्प सिंड्रोम है तो, इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया में, अगर इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया है तो, एक्लेम्सिया में, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में, प्लेजेंटल एब्रेप्सियो में, या फिर DIC मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है। पूरी बॉडी में बहुत सारे थक्के ब्लड के घूम रहे हैं, ठीक है। और इसके कारण मोर्टेलिटी भी हो जाती है मदर की, पल्मोनरी एडिमा के केस में। इन सब केसेस में हम क्या करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देंगे सिर्फ एक डोज देके कोर्टिकोस्टेरॉइड की, ठीक है। अब मान लो इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो क्या करेंगे, तो पहली बात तो हम लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड की पूरी हम लोग डोज कंप्लीट करेंगे, जो कि 2 दिन की होती है, 48 घंटे की, ठीक। जेस्टेशनल एज अगर 34 वीक से कम है तो कंटिन्यू करेंगे प्रेगनेंसी टिल 34 वीक तक, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, फीटल मॉनिटरिंग चेक करेंगे, अम्बिलिकल आर्टरी डॉक्टर चेक करेंगे और एंटी हाइपरटेंशन कंटिन्यू रखेंगे। अगर जेस्टेशनल एज 34 वीक के ज़्यादा है या फिर उसके इक्वल है
तो इंडक्शन ऑफ लेबर हम लोग करा देंगे। ठीक, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? तो पीआईएच की कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? एब्रेप्सिया प्लेजेंटा मोस्ट कॉमन है। ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज में एब्रेप्सिया प्लेजेंटा मोस्ट कॉमन है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन माइल्ड और सीवियर प्रेक्लेम्सिया, तो मोड ऑफ डिलीवरी तो वेजाइनल ही होगा क्योंकि पहले कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिजेरियन सेक्शन कब करेंगे? जब ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन, मतलब कि या तो कुछ भी हो सकता है, बच्चे का हेड ज़्यादा बड़ा है, शोल्डर डिस्टोसिया है, या फिर वो जो पेल्विक ब्रिम है वो स्मॉल है। ठीक है, एनेस्थीसिया कौन सा देंगे? न्यूरेक्सियल एनेस्थीसिया देंगे। एपिड्यूरल भी दे सकते हैं लेकिन मोस्ट न्यूरेक्सियल देंगे। अब देखते हैं एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट। प्री एक्लेम्सिया देख लिया, अब एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? पेशेंट जो है कन्वल्सन के साथ होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बेड रेल्स को रेज करेंगे, मतलब उठाएंगे, एयरवे को मैनेज करेंगे। ठीक है, फिर स्टेप 2 मैग्नीशियम सल्फेट देंगे ताकि कन्वर्जन रुक सके। फिर उसके बाद एंटी हाइपरटेंशन आईवी रूट से देंगे। ठीक है, और डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाहे कोई सी भी जेस्टेशनल एज हो। ठीक, मोड ऑफ डिलीवरी यहाँ पे भी वेजाइनल डिलीवरी है। सिजेरियन कब करेंगे? जब वही ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन कोई है, मतलब कि सही से बच्चे का हेड ज़्यादा है, मतलब वो जब नहीं वहाँ से आसानी से पास आउट हो सकता है। एनेस्थीसिया क्या है? जनरल एनेस्थीसिया देंगे लेकिन यहाँ पे। ठीक, आप देखते हैं इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया। इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया क्या है? कि पेशेंट सीवियर प्रेक्लेम्सिया के फीचर्स के साथ है। तो साइन और सिम्टम में क्या क्या? सीवियर हेडेक, एपिगेस्ट्रिक पेन और विजुअल डिस्टर्बेंस, यही क्या है? फीचर्स हैं सीवियर प्रीक्लेम्सिया के फीचर्स और इम्पेंडिंग क्लेम्सिया के फीचर। या फिर ठीक, इसमें मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इसमें मैनेजमेंट मैग्नीशियम सल्फेट देंगे ताकि सीजर बचा सके, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग देंगे, और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा देंगे जब स्टेबल हो जाए पेशेंट, तब चाहे कोई सी भी एज हो। अब विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है प्रीक्लेम्सिया में, ठीक है, तो ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, स्कोटोमा हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, या फिर ब्लाइंडनेस हो सकती है। 10 से 15% में ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है जो कि रिवर्सिबल होता है अगर रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन या फिर रेटिनल डिटैचमेंट ना हुआ हो। तो रिवर्सिबल कब होगा? जब रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन ना हो और रेटिनल डिटैचमेंट ना। क्या क्या कारण है? रेटिना दिया है। ठीक है, रेटिनल के क्या क्या इसके कारण? ऑक्सीपिटल ब्लाइंडनेस, ठीक है, एमोरोसिस, फिगॉक्स कहते हैं, सेरिब्रल इन्फार्क्ट, रेटिनल इस्कीमिया एंड डिटैचमेंट, रेटिनल इन्फाक्शन। ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कीथ वीगर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इससे हम लोग क्लासीफाई करते हैं हाइपरटेंसिव में रेटिनोपैथी को। ठीक है, इक्लेम्सिया विद फीटल डिस्ट्रेस। अब देखते हैं इक्लेम्सिया फीटल डिस्ट्रेस के साथ। तो इसको स्टेप वाइज मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले फीटल हार्ट साउंड चेक करेंगे बच्चे की सही है कि नहीं सही है। डिस्ट्रेस मतलब यही ना, बच्चे की डेथ हो सकती है इसके बाद। तो डिस्ट्रेस अगर प्रेजेंट है तो एब्रेप्सिया प्लेजेंटा तो नहीं है, इसको पहले हम चेक करेंगे। अगर है या नहीं उसके बाद तो हम लोग सिजेरियन सेक्शन करेंगे। ठीक, फीटल हार्ट साउंड अगर नॉर्मल है तब तो इक्लेम्सिया मैनेजमेंट को हम लोग पहले कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग डिलीवरी करा देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव कौन कौन सी है? तो पहली बात तो इंडिकेशन किस किस में करेंगे? तो 160/110 से अगर कम है तो हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। नीस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 150/100 है तो भी हम लोग देंगे। अब नोट करने वाली बात क्या है कि ओवर करेक्शन ऑफ बीपी शुड नॉट डन, मतलब कि ओवर करेक्शन हम लोग बीपी का नहीं करेंगे, नहीं तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, यूट्रो प्लेजेंटल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा जिसके कारण फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक, टारगेट बीपी कितना है? सिस्टोलिक 130 से 140 होना चाहिए, डायस्टोलिक 80 to 90 होना चाहिए। इतना तो कम से कम बीपी मैनेज करके हमें चलना ही है, मतलब लेस देन 150/90 हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इतना। ड्रग्स फॉर प्रीक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया के लिए क्या क्या ड्रग है? तो फर्स्ट लाइन में देखते हैं क्या क्या है। लेविटेलोल, हाइड्रोलिजिन, निफेडिमिन, जो कि सबसे बेस्ट ड्रग लेविटेलोल ही है। ठीक है, अदर्स में वेरापामिल, नाइट्रोग्लिसरीन, निमोडिपिन, निकार्डिपिन, ये जितने भी डिपिन होते हैं इनको क्या कहते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं। नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड को नहीं देंगे क्या कर देगा? साइनाइड पॉइजनिंग करा देगा। अभी हम लोग किसमें पढ़ कर आए हैं? एफएमटी में देख कर आए हैं। ठीक है, ड्रग्स और सीवियर प्रेक्लेम्सिया या फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या हम लोग ड्रग देंगे? तो सबसे पहले
तो ड्रग्स फॉर सीवियर प्रेक्लेम्सिया या हाइपरटेंसिव क्राइसिस में देखते हैं। तो पहली बात तो जब बीपी 160 से ज़्यादा होगा तो हम लोग आईवी हाइपरटेंसिव ड्रग चालू कर देंगे, ठीक है, जिसमें लेबिटेलोल फिर से बेस्ट ड्रग है, ठीक है। तो कब से चालू करेंगे? 20 मिलीग्राम से चालू करेंगे, फिर 15 मिनट बाद क्या करेंगे? बढ़ा देंगे 40, फिर 15 मिनट बढ़ा देंगे क्या 80, फिर 15 मिनट बढ़ा देंगे क्या 80, और मैक्सिमम कितना डोज होना चाहिए? 220 मिलीग्राम ही होना चाहिए। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब में होगा? जब ब्रेडिकार्डिया है तो क्यों देंगे भाई? ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो ब्रेडिकार्डिया के और अस्थमा के पेशेंट को हम लोग नहीं देंगे। अस्थमा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अस्थमा में क्या होता है, पहले से ब्रोंको स्पाज्म हो रखा है। अगर मैं बीटा ब्लॉकर है, ये लेबिटेलोल क्या है? बीटा ब्लॉकर। और बीटा ब्लॉकर क्या करता है? अस्थमा को और वर्सन करेगा, मतलब वो और ज़्यादा इसका ब्रोंको स्पाज्म कराएगा, तो इसलिए हम लोग अस्थमा में नहीं देंगे, ठीक है। अब क्या है? हाइड्रोलाइजिन आईवी रूट से देंगे हाइड्रोलाइजिन को, तो 5 मिलीग्राम से चालू करेंगे, 20 मिनट बाद 10 दे देंगे, फिर उसका बढ़ाना चाहे दोबारा से 10 दे देंगे, तो मैक्सिमम कितना? 30 मिलीग्राम तक ये भी जा सकता है। ओरल निफेडिपिन जो होता है, इसको हम लोग सबलिंगुअल नहीं देते हैं, नॉट सबलिंगुअली, ठीक है, ओरल ही देते हैं। अब देखते हैं कुछ नोट है यहाँ पे। अल्फा मिथाइल डोपा क्या है कि ये जो ड्रग है अब फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह नहीं यूज़ करते हैं, पहले करते थे। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये स्लो एक्टिंग है इसलिए यूज़ नहीं करते हैं। ड्रग्स फॉर क्रोनिक हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन सी ड्रग है? तो फर्स्ट लाइन में ओरल रूट से कौन कौन से? मिथाइल डोपा, लेबिटेलोल और निफेडिपिन। ये यूज़ करते हैं जब मोर देन 150 पीपी होता है और लेस देन 160 पीपी होता है, तब यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, तो एस इनहिबिटर को बिल्कुल नहीं देना। एस इनहिबिटर कौन सी होती है? कैप्टोप्रिल, एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। जितनी ड्रग में पीछे प्रिल आता है, इसका ट्रिक भी था, क्या ट्रिक था? ए प्रिल, ए से था एस और प्रिल, जिस ड्रग के पीछे प्रिल होता है। तो कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल, इनालाप्रिल, पता नहीं कौन कौन सी प्रिल है ना, तो ये सब एस इनहिबिटर ड्रग हैं। इनको हम लोग वैसे नॉर्मली हाइपरटेंसिव में यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी वाले हाइपरटेंशन में यूज़ नहीं करते हैं। डाइजोक्साइड, डाययूरेटिक भी हम लोग कितने सारे इडीमा वाले केसेस में या हाइपरटेंसिव केसेस में देते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं देंगे। और नॉट एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब यूज़ कर भी सकते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेक्लेम्सिया में हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हीमो कंसंट्रेशन करा देगा। क्या करा देगा? हीमो कंसंट्रेशन करवा देगा। कैसे कराएगा? तो जैसे कि हम जानते हैं इसके अंदर क्या होता है कि एंडोथीलियल इंजरी होती है। एंडोथीलियल इंजरी होती थी तो लीकेज होता था, ठीक है, लीकेज होता था, तो इस कारण क्या हो जाता था? हीमो कंसंट्रेशन ही होता था। अब अगर हम लोग डाययूरेटिक यूज़ करेंगे तो डाययूरेटिक भी क्या करता है कि एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालता है, उसके कारण हाइपरटेंशन होता है। लेकिन एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकलेगा तो फिर से ब्लड क्या होगा? हीमो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग डाययूरेटिक का यूज़ यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। कैन बी यूज इन क्रोनिक हाइपरटेंशन यूज़ कर सकते हैं हम लोग डाययूरेटिक का, लेकिन फर्स्ट लाइन की तरह नहीं, ठीक है। शुड बी यूज बिफोर 20 वीक, 20 वीक से पहले यूज़ करेंगे तो। यूज इन पल्मोनरी एडिमा में यूज़ करते थे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ करते थे हम लोग डाययूरेटिक को, ठीक है। और क्या है? ARBS मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो होते हैं जैसे सार्टन, लो सार्टन, ठीक है, तो लो सार्टन वाली सारी ड्रग होती हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स जैसे लेबिटेलोल तो ड्रग ऑफ चॉइस है, ये तो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, ये तो दे रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी बीटा ब्लॉकर्स हैं, प्रोपनालोल, नाडालोल, ठीक है, ओलोल वाला जितने ड्रग है, हाँ, तो टिमोलोल, ये सब हम लोग ड्रग नहीं देंगे, ठीक है। अब देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है इसके ऊपर, ठीक है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स का मतलब प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए हम लोग देते हैं, ठीक है, या तो बचाया या तो ट्रीटमेंट के लिए, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? तो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, और NMDA रिसेप्टर पे एक्ट करता है, ठीक। तो इसके कारण क्या होता है कि सेरेब्रल एडिमा कम हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, और पेशेंट को स्टेबलाइज करता है, ठीक है, स्टेबलाइजिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट काम करता है, ठीक है। थेरेपेटिक रेंज क्या है इसकी? 4 से 7 मिलीग्राम ही हम लोग यूज़ करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और क्या दिक्कत होगी अभी देखते हैं। रेजिमेन क्या है इसका? प्रिटचार्ट रेजिमेन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिमेन है इसका, इंडिया में यही फॉलो होता है। लोडिंग डोज जो कि हम लोग डोज स्टार्टिंग में देते हैं उसको लोडिंग डोज कहते हैं। तो IM से अगर दे रहे हैं या IV से दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं देखते हैं। तो 10 ग्राम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक एम्प्यूल में क्या होता है। एक एम्प्यूल में इसमें 2 ml होता है और 1 ग्राम होता है।
तो फिर अगर 10 ग्राम बोल रहा हूँ तो मतलब कितना हो गया, दुगना हो गया, 20 ml हो गया, ठीक है। तो 20 ml या फिर 10 ग्राम मैं बोल सकता हूँ। तो 20 ml हम लोग IM देते हैं, और 4 ग्राम बोल दो या तो 8 ml बोल दो, तो 8 ml हम लोग IV देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक खास और चीज़ है कि 50% और कुछ 20% लिख रखा है। तो एक एम्प्यूल में जो होता है 2 ml वो होता है 50% की अमाउंट पे, ठीक है, 50% सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग को उसे जब IV देना है तो डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे डाइल्यूट करते हैं ये आगे देखते हैं, वैसे इसमें सब लिखा हुआ है, बताता हूँ। तो 5 ग्राम ईच बटक में देंगे, ठीक है। जैसे 2 बटक हैं तो एक में 5 ग्राम दे देंगे, मतलब ठीक है, मतलब 5 एम्प्यूल एक में दे दिया, डायरेक्ट दे दिया, कोई इसमें हमें डाइल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी 5 एम्प्यूल दूसरे बटक में दे दिया, तो ये तो लोडिंग डोज हो गया। और IV का लोडिंग डोज कैसे है कि देख लेते हैं सीधा, कि हम लोग एक 20 ml की सिरिंज लेंगे, उसके अंदर हम लोग 4 एम्प्यूल डालेंगे, क्योंकि 4 ग्राम हमें डालना है, मतलब 8 ml। तो जब हम लोग 4 एम्प्यूल डाल देंगे मैग्नीशियम सल्फेट का, तो उसको हमें 50% से 20% में कन्वर्ट करना है। तो मतलब कि हमें 12 ml NS भी डालना पड़ेगा, नॉर्मल सेलाइन हमें डाइल्यूट करने के लिए 12 ml डालना पड़ेगा। 8 ml ये हो गया और 12 ml ये हो गया, तो 20 ml हो गया। 20 ml हो गया मतलब कि 20% डाइल्यूशन हो गया, ठीक है। तो 20 ml सॉल्यूशन जिसमें 4 ग्राम ये हो गया और 20% कंसनट्रेशन हो गया 12 ml NS डालने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से हमने IV का भी लोडिंग कर दिया, ठीक। एक एम्प्यूल में ये सब हमने देख ही लिया, 1 ग्राम होता है, 2 ml होता है, लोडिंग डोज हमने देख लिया है ना। 10 एम्प्यूल IM लगा देंगे और 4 एम्प्यूल IV में लगा देंगे विद 12 ml NS के साथ, ठीक। तो ये तो हो गया लोडिंग डोज। लोडिंग डोज में रीनल फंक्शन इज नॉट चेक्ड गिवन इरिस्पेक्टिव ऑफ रीनल स्टेज, मतलब लोडिंग डोज के टाइम पे तो हम लोग रीनल फंक्शन को चेक नहीं करेंगे, लेकिन IV मॉनिटर करेंगे मैटरनल हार्ट रेट। लेकिन क्या हम लोग करेंगे, जब हम लोग IV दे रहे होंगे तो हम लोग हार्ट रेट जरूर चेक करेंगे मदर का, ठीक है, कि हार्ट रेट कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अब देखते हैं मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस लोडिंग डोज पहले देते हैं, फिर 4 घंटे बाद मेंटेनेंस डोज देते हैं। तो मेंटेनेंस डोज में क्या है कि IM 5 ग्राम 25% देंगे, ठीक है, एवरी 4 आवरली, मतलब हर 4 घंटे बाद, ठीक है। जैसे मैंने अभी दिया एक बार, फिर उसके 4 घंटे बाद दोबारा से दिया। और कैसे देना, अल्टरनेट बटक, मतलब 5 तो देना ही था एक बटक में, तो एक बटक में अभी दिया मैंने, ठीक है, फिर दूसरे बटक में 4 घंटे बाद दूंगा, तो फिर उसके बाद पहले बटक में 4 घंटे बाद दूंगा। तो ये मेंटेनेंस डोज है। तो मेंटेनेंस डोज हम लोग 5 ग्राम, मतलब या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 एम्प्यूल, ठीक है, 5 एम्प्यूल देते रहेंगे, ठीक है, ईच बटक में हर 4 घंटे। अब कब तक देना है ये, तो 24 घंटे तक ही देना है, ये नहीं कि 4 घंटे बाद देते जा रहा हूँ। 24 घंटे जब हो जाएगा तब हमें रुक जाना है, ठीक है। और साथ साथ में हमें मॉनिटरिंग भी करती रहनी है, ठीक। बिफोर गिविंग मेंटेनेंस डोज, तो क्या चेक करेंगे कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं, नी जर्क मतलब प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, नहीं प्रेजेंट तो दिक्कत वाली बात है। रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 12 है कि नहीं, पर मिनट में मोर देन 12 होना चाहिए, अगर नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। यूरिन आउटपुट मोर देन 100 cc पर 4 आवर है कि नहीं है, अगर है तो सही है, नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। तो अगर ये तीनों चीज़ें सही हैं तब तो सही है, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि टॉक्सिसिटी हो गई है, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है। तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हम लोगों ने देख लिया। साइन और सिम्टम क्या है कि पहला साइन वही है, नी जर्क रिफ्लेक्स गायब हो जाएगा, फर्स्ट साइन लॉस ऑफ नी जर्क, ठीक है। और ये कब हो, इसका मतलब कितना है 9 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतनी इसकी वो हो गई है, कंसंट्रेशन हो गई है मैग्नीशियम की, ठीक है। तो हम लोग को इस कितना रखना था, 4 से 7 रखना था नॉर्मल, ठीक है, 4 से 7 इसीलिए हमने बोला था 4 से 7 हम लोग इसका रेंज रखेंगे मैग्नीशियम का, ठीक। और क्या क्या सिम्टम, डायफोरेसिस देखने को मिलेगा, स्लरिंग ऑफ स्पीच, मतलब बोल नहीं पाएगा, फीलिंग ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा गरम लगेगा, ठीक है। और क्या है, अगर गलती से 12 मिली इक्विवेलेंट हो गया, मतलब और बढ़ गया, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। और अगर 15 हो गया गलती से तो कार्डियक अरिथमिया देखने को मिल सकता है, और अगर 24 हो गया तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमें साथ साथ में चेक करते रहना पड़ेगा सब चीज़ें, ठीक। तो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी अगर हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो कि ड्रग है इसकी मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की, और उसका यूज़ कर लेंगे, ठीक।
अब देखते हैं हम लोग सिवाई रेजिमेन। सिवाई रेजिमेन क्या है, ये ACOG के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड है और इसमें लोडिंग डोज कितना है 4 से 6 ग्राम और वो भी डाइल्यूट करके रखना है, मतलब 100 ml IV देना है, 100 ml NS लेकर कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर हमें चढ़ाना है। ठीक, मेंटेनेंस डोज कितना है यहाँ पे 1 से 2 ग्राम पर आवर 100 ml IV में लगा के स्लोली चढ़ाना है। इन्फ्यूज़न मतलब होता है वही कि एक बोतल जो होती है ड्रिप, इसमें डाल के चढ़ाना है, इसमें इंजेक्शन डालना है। ठीक, डायरेक्ट नहीं चढ़ाना है। इन्फ्यूज़न मतलब इन्फ्यूजन कहते हैं। बोलस का मतलब होता है जो कैनुला होता है, कैनुला के अंदर डायरेक्ट चढ़ाना। ठीक, अब ओलिगोरिया इज नॉट अ साइन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। जो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी उसमें ओलिगोरिया मतलब कि कम यूरिनेशन होना, ये कोई साइन नहीं है। ठीक है, यूरिन आउटपुट इज चेक बिकॉज मैग्नीशियम सल्फेट इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। हम लोग यूरिन आउटपुट सिर्फ इसलिए चेक करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट की जब टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो वो उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है। एंटीडोट हम लोगों ने बात कर लिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट है जो कि 10 ml 10% IV रूट से देना है। 10% का होता है 10 ml ये। अब इसका यूज़ क्या क्या है, किसका यूज़, प्रिवेंट सीजर मतलब क्या, मैग्नीशियम सल्फेट हम लोग देते हैं सीजर्स बचाने के लिए, चाहे वो सीवियर प्रेगनेंसी हो, इम्पेंडिंग प्रेगनेंसी हो या फिर हेल्थ सिंड्रोम हो, इन तीनों को बचाने के लिए हम लोग मैग्नीशियम देते हैं। या फिर हम लोग इक्लेम्सिया के लिए देते हैं सिर्फ, या फिर हम लोग न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। ठीक है, 32 वीक से अगर पहले कोई बच्चा है, जितने भी प्रीटर्म लेबर अगर हो रहे हैं, मतलब इससे पहले बच्चा डिलीवर हो रहा है, तो न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट बच्चे को देते हैं। उसकी डोज अलग होती है, लेकिन टोकोलाइटिक एक्शन के लिए भी हम लोग देते हैं, लेकिन आजकल यूज़ नहीं करते हैं, साइड इफेक्ट था क्योंकि इसका, इसीलिए। ठीक,